हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम वीकली मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं एक नए तरीके से। लास्ट 1.5 से 2 साल से हम लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू ये एनालिसिस करते आ रहे हैं, लेकिन आज पहली बार रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में आपको ये एनालिसिस मिलने वाला है, जो कि काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिस्प होगा। क्योंकि लाइव स्ट्रीम्स हमारी 1.5-2 घंटा चले जाती थी, जो कि बहुत सारे लोग बाद में नहीं देख पाते हैं, या जो बहुत ज़रूरी पार्ट होते हैं वो मिस हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको क्रिस्प एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मैं आने वाले समय में मार्केट को कैसे देख रहा हूँ, चार्ट्स कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं और क्या हम आने वाले समय में मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक बार ब्रॉडर इंडाइसिस देख लेते हैं। तो निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो ये डेली चार्ट है और यहाँ पे अगर हम देखें तो जुलाई महीने के आसपास हमने एक साइडवेज करेक्शन इसमें शुरू करी थी, जहाँ पे पहले हम 24,000 नीचे की साइड पे 200 एंड ऊपर की साइड पे 450-500 के आसपास एक रेंज में काम कर रहे थे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर निकले, वो काइंड ऑफ एक फेक ब्रेकआउट से साबित हुआ, वापस हम अंदर आ गए। उसका दोबारा हम एक ऊपर गए थे, मतलब जुलाई के लास्ट के आसपास। एंड अभी पिछले कुछ दिन में हमने दोबारा उसको पहले कहीं रिवर्स करने की कोशिश करी है, जहाँ पे अगर आप उस दिन देखोगे तो हम एक गैप अप ओपनिंग के बाद ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए। एंड कल के दिन जब हम अराउंड 1.1% नीचे थे, और उसके बाद फिर हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी देखा थोड़ा सा मेल्ट डाउन हुआ। एंड कहीं ना कहीं आने वाले वीक में भी लोगों को लग रहा है कि मार्केट नीचे रह सकती है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। एक बार इस पूरे स्ट्रक्चर को पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये हमारा पहला वीकली मार्केट एनालिसिस है जो कि रिकॉर्डेड आपको दिया जा रहा है, तो एक बार थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि हम पहले से बात क्या करते आ रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम्स नहीं देखते हैं, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दैट इज इलेक्शंस के आसपास चलते हैं। जब हमने इलेक्शंस के आसपास यहाँ पे ये फॉल देखा था, तो कहीं ना कहीं मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था एंड यूट्यूब पे आकर लाइव स्ट्रीम में भी शेयर हुई थी बात कि यहाँ से ज़्यादा फॉल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हम यहाँ से ऊपर ही जाने चाहिए। एंड उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुए थे। रीजंस क्या थे क्या नहीं थे वो मैंने पहले शेयर किए हुए हैं, आज उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम वहाँ से जो ऊपर जाना शुरू हुए हैं, ठीक है, अब जो भी हम कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, मेरे अकॉर्डिंग और चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी कहीं ना कहीं वो एक करेक्शन चल रही है उस फेज की। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक पूरा कहीं ना कहीं ट्रेंड चल रहा था एंड अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम उसके करेक्शन में हैं। ठीक है, इसको अगर मैं आवरनी चार्ट में लेकर चलूँ तो आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखो, यहाँ से इस लो से, जो कि अराउंड 21,300 के आसपास का लो लगा था हमारा, जो कि काफ़ी पैनिक में लगा था अराउंड इलेक्शंस वाले दिन जो था, तो वहाँ से हमने एक रिकवरी दिखाई। ये जो आपने यहाँ के बाद रैली देखी है ना, अराउंड 22,500 से लेकर ऊपर 24,600-700 तक की, इस पूरी रैली के अंदर लोगों में कहीं ना कहीं एक डिसबिलीफ था, या फिर लोग जो वो अभी इलेक्शन वाले दिन से ही संभले नहीं थे और मार्केट कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से एकदम से ऊपर आ गई। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के जो पोर्टफोलियोज होते हैं या जो पोजीशंस होती हैं वो बन नहीं पाती हैं, या फिर जो पोर्टफोलियोज पहले से बने होते हैं वो स्क्वेयर ऑफ होते हैं। तो ऐसी केसेस में जब भी मार्केट इतनी तेज़ी से इतने एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर आती है, तो ऊपर की साइड पे आकर मार्केट जनरली साइडवेज करेक्शन करती है, ना कि प्राइस वाइज करेक्शन, जो कि आप इस जगह पे देख भी रहे। ये एक बैकड्रॉप सेट करने की मैंने कोशिश करी है कि मेरा फिलहाल के लिए मार्केट के ऊपर क्या एनालिसिस है। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हमने कोई टॉप बना दिया है और यहाँ से हम एक नीचे की करेक्शन शुरू कर रहे हैं बहुत बड़ी वाली, या फिर क्रैश हो रहा है। उस कैंप में या उस बेस में मैं अभी नहीं हूँ। मैं फिलहाल ये सोच रहा हूँ और उसमें मैं बहुत क्लियर हूँ कि यहाँ से हम एक ऊपर गए हैं और अभी पिछले 1-1.5 महीने से हम उसके करेक्शन कर रहे हैं, और इसके बाद इस करेक्शन खत्म होने के बाद हमें एक बार यहाँ से दोबारा ऊपर जाना। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, उसमें एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम इस करेक्शन को खत्म होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ऐसे केस में सबसे जो बड़ा एरिया होता है वो बेसिकली होता है पूरे ट्रेंड की एक रिट्रेसमेंट। अब अगर हम सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो उस बेस पे तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी एक करेक्शन हो सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर हम नीचे से बिल्कुल लो से इस हाई तक लगाए तो बेसिकली जो मिनिमम रिट्रेसमेंट है वो 38% की आ रही है 23,640 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो लाइन है इसको अगर मैं उठाकर यहाँ पे करूँ तो ये बेसिकली एक करेक्शन है जो कि अगर इस पूरे बड़े वाले ट्रेंड की होना चाहती है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो वो हो सकती है। लेकिन ये है बेसिकली चार्ट वाइज। ठीक है, तो चार्ट वाइज तो देखो वही बात है कि बहुत सारे एरियाज ओपन होते हैं और किसी भी लेवल की करेक्शन हो सकती है। लेकिन जब हम साथ में अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, साइकोलॉजी ऐड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या ये करेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से यहाँ तक आने के चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब बहुत कम अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से हार्डली 2-4% है। ठीक है, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है कि हम यहाँ तक की करेक्शन करेंगे।
अभी के लिए हमारा एरिया कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर हम इस ट्रेंड को देखें, देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है ये जो पूरे का पूरा ट्रेंड चला हुआ है यहाँ से, ठीक है, मतलब नीचे से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके अलावा एक उसमें बीच में दूसरा ट्रेंड भी है, वो कौन सा है? वो है बेसिकली ये वाला, यहाँ से लेकर जो ये ट्रेंड चला है, देखो ये वाला। तो अभी के लिए मेरा मानना ये है कि मार्केट इस वाले पर्टिकुलर ट्रेंड की करेक्शन कर सकती है। तो एक बार इसकी रिट्रेसमेंट लगाकर देखते हैं। सो यहाँ से जब मैं रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली मार्केट ने करी यहाँ पे 50% की रिट्रेसमेंट, ये देखोगे प्राइस वाइज 50% की रिट्रेसमेंट करी एंड देन वहीं से एक बाउंस लिया। अब उसके बाद एक ऊपर नया हाई लग चुका है। अगर मैं यहाँ पे इस हाई को लगाऊं तो अभी के लिए जो हमारी रिट्रेसमेंट्स बन रही है वो बेसिकली दो रिट्रेसमेंट्स बन रही है जो कि काफ़ी अच्छी खासी रिट्रेसमेंट्स है। एक है 38% की जो 24,400 के आसपास बन रही है, तो एक लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये एक हमारी लाइन लग गई। और उसके नीचे बन रही है एक 50% की रिट्रेसमेंट जो कि है 24,200 के आसपास, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पूरा जोन मेरे हिसाब से मेरे लिए बन रहा है अराउंड 24,200 से लेकर 24,400 के आसपास का, ठीक है। अब इसको एक बार मैं हटाता हूँ। अगर इस जोन पूरे जोन में आप देखोगे तो ये पूरा टाइम है जहाँ पे हमने काम किया है, मतलब मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और वहीं पे हमारी अभी रिट्रेसमेंट्स भी आ रही हैं। सो मेरे हिसाब से अगर मैं कोई स्विंग टू पोजिशनल ट्रेड देखना चाहता हूँ या फिर मार्केट का एनालिसिस करना चाहता हूँ तो ये 24,200 से लेकर 24,400 का जोन है जो कि मेरे को बहुत क्लोजली वॉच करना है। देखो आप में से ज़्यादातर लोग शायद जानते होंगे कि मैं स्विंग या पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा करता हूँ, रोज़ इंट्राडे वगैरह वाला काम नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इन 200 पॉइंट्स को देख सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए 200 पॉइंट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को 24,200 पे अगर मिल गया तो भी अच्छा है, और अगर 24,400 से रिवर्स होता दिख गया तो भी अच्छा है। मेरे लिए चार्ट में प्रॉब्लम कब पैदा होनी शुरू होगी या फिर कब मैं थोड़ा ज़्यादा इसको सीरियसली देखूंगा या फिर थोड़ा ज़्यादा कॉशियसली देखूंगा, जिस दिन मार्केट ये वाले जो इसके लोज बने हैं, लाइक ये जो लोज बने हैं अराउंड 24,100 या 150 के आसपास के, इनसे नीचे जाकर मार्केट क्लोज होगी। मतलब डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे जाकर क्लोज होती है तो मैं फिर इसको दोबारा एनालाइज करूँगा। अदरवाइज जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं निफ्टी पे फिलहाल कोई भी बेरिश व्यू लेकर नहीं चल रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर हम नीचे की साइड पे आते हैं इन लेवल्स पे या फिर 250 300 कहीं पे भी, तो एक अच्छा जोन है जहाँ पे मैं निफ्टी को देख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे हमने बात करी है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीवियस जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, तो वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक रूल है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाते तो वो सपोर्ट का काम करती है, तो ये पूरा कहने का एक डिमांड जोन है। अब ये तो होगा बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन के बेस पे। सो दूसरा, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेकर चलूँ तो आप देख सकते हो यहीं पे कहीं ना कहीं हमारी मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो कि 20 की मूविंग एवरेज 24,550 के आसपास आ रही है। इंट्राडे में आपको पता है 100-150 पॉइंट नीचे लग सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो लगे थे, तो वो इंट्राडे में हो सकता है कि हम 400 तक आए या उसके आसपास आए, देन हम 20 की एवरेज को संभाल लें। और अगर हम ऊपर कुछ दिन के लिए रुक जाएंगे तो तब तक ये 50 की एवरेज भी ऊपर आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये वाला मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा जोन बन रहा है अराउंड 24,300 से लेकर 24,400 के आसपास का, जहाँ पे मार्केट रुकती हुई मेरे को दिख सकती है या फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आपको एक बार आवली टाइम फ्रेम पे भी लेकर चलता हूँ दोबारा, और मूविंग एवरेजेस की एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। इन दोनों एवरेजेस को भी हम हटाते हैं और सिर्फ 200 की एवरेज को लगाते हैं। आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे कि 200 की एवरेज आवली टाइम फ्रेम पे इसी लेवल के आसपास आ रही है अराउंड 24,370 के आसपास। आवली टाइम फ्रेम पे जो 200 की एवरेज होती है वो बाय डिफॉल्ट एक अच्छी खासी सपोर्ट होती है हर किसी प्राइस के लिए, फिर चाहे वो इंडेक्स का हो चाहे वो किसी स्टॉक का हो। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कंफर्म कर रही हैं कि 24,300 से लेकर 24,400 का जो जोन है वो फिलहाल के लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। वहाँ पे अगर हम आते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है या कोई ऐसा मतलब मार्केट में हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए कि हाँ क्रैश हो गया ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर हम 300 पॉइंट नीचे भी आ जाते हैं तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, और इन केस अगर हम यहीं से ऊपर चल पड़ते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी के लिए मैंने जैसे बताया कि हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ एक करेक्शन हो रही है इस बड़े वाले ट्रेंड, ठीक है, जो पीछे से चला हुआ है। तो करेक्शन जब भी खत्म होगी उसके बाद दोबारा हम एक बार ऊपर ही जाने चाहिए। तो ये निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है हमारा फिलहाल के लिए। उसके अलावा अगर मैं आपको वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे लेकर चलूँ निफ्टी के, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो आज की वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मार्केट एनालिसिस मैं चाहता नहीं हूँ कि 25-30 मिनट का बन जाए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स की बात करूं कि अगले 2 साल 4 साल या 5 साल या इवन 10 साल में निफ्टी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, या चार्ट वाइज क्या लग रहा है, तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए लॉन्ग टर्म। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो करूंगा जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या बाकी जो हमारे सारे इंडाइसिस हैं या स्टॉक्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे कि लॉन्ग टर्म में इनके चार्ट्स कैसे बन रहे हैं। सो बैंक निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ये निफ्टी से थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है।
कैसे, आप देखो यहाँ से मूव इसमें भी शुरू हुआ था, इलेक्शंस के बाद ये भी ऊपर गया, लेकिन उसके बाद ये वहाँ से जो करेक्शन कर रहा है इसने काफ़ी साइडवेज और उसके बाद एक थोड़ी सी प्राइसवेज करेक्शन करी है। जबकि निफ्टी ने एक बार साइडवेज करेक्शन करी, उसका दोबारा एक बार ऊपर गया, फिर थोड़ा सा वापस आया, फिर ऊपर गया, एंड अभी दोबारा थोड़ा सा वापस आने की कोशिश कर रहा है। सो दोनों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पैटर्न अभी तक दोनों का ही अच्छा है। एज सच कोई भी बेरिशनेस चार्ट में नहीं दिख रही है। एक बार इस पैटर्न को हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो, इसमें अब क्या है, इसमें यहाँ से एक पूरा मूव शुरू हुआ एंड उसकी एक करेक्शन हो रही है। अब इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि ये जो करेक्शन बेसिकली चल रही है ये इसी वाले ट्रेंड की चल रही है। निफ्टी में हमने क्या देखा कि अभी बड़े वाले ट्रेंड की करेक्शन नहीं होनी शुरू हुई है, अभी बीच वाले ट्रेंड की करेक्शन हो रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो वो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि ये इस बड़े वाले ट्रेंड की ही रिट्रेसमेंट कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखते हो तो प्राइस वाइज इसने 38% की रिट्रेसमेंट बिल्कुल कर रखी है। यहाँ पे देखो, ये जो आज से अराउंड एक आधा हफ्ता पहले लो लगा था, ये भी काफ़ी अच्छा खासा पैनिक में लो लगा था, तो यहाँ पे 38% की रिट्रेसमेंट जो बैंक निफ्टी कर चुकी है। अब ये जो ऊपर हो रहा है बेसिकली ये है टाइम किलिंग का प्रोसेस, जो कि हर प्राइस करता है ताकि लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। बैंक निफ्टी ने 38% की रिट्रेसमेंट करी और जितना टाइम ऊपर जाने में लिया था उससे थोड़ा सा टाइम अभी ज़्यादा जो है वो करेक्ट होने में ले रही, और ये बिल्कुल टिपिकल बिहेवियर है प्राइस का। ठीक है, सो दो चीज़ें हैं। अब या तो बैंक निफ्टी यहाँ से 50% की रिट्रेसमेंट कर ले, और अगर वो हो जाता है उसके बाद फिर सीधा ही मार्केट ऊपर का ट्रेंड शुरू कर देगी। अगर वो नहीं होता है, अगर मार्केट इसी 38% के जोन में ही घूमती रहती है, तो फिर क्या होगा, फिर टाइम किल होगा, मतलब और 5-10 दिन टाइम लगेगा और फिर उसके बाद हम ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। सो अब जब हम इन दोनों इंडाइसेस को देख रहे हैं तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि निफ्टी में ज़्यादा फॉल तो दिख नहीं रहा है, अराउंड 200-250 पॉइंट का फॉल है जो कि अराउंड 1-आधे% का बनता है। और बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट जो है वो 38% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, टाइम भी हो चुका है। अब ज़्यादा से ज़्यादा या फिर इसको कहते हैं बहुत मैक्सिमम क्या हो सकता है कि दोबारा 38% की रिट्रेसमेंट टेस्ट हो जाए, जो कि यहाँ से अराउंड 800 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ होती है तो वहाँ पे निफ्टी में भी वो हमारी कंडीशन मैट हो जाएगी, अराउंड 24,400 के आसपास निफ्टी आ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ एक्सट्रीम होता है तो फिर उस केस में 50% की रिट्रेसमेंट होती है, जो कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ कि जनरली ऐसी चीज़ें फिर सिर्फ न्यूज़ के बेस पे होती हैं कि एकदम से कोई न्यूज़ आई, पैनिक लगा और वहाँ पे एकदम से प्राइस आएगा, लेकिन वहाँ पे रुकेगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझने वाली है कि अगर 50% की रिट्रेसमेंट करने प्राइस आता है, मतलब बैंक निफ्टी आती है, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वहाँ पे प्राइस रुकेगा, मतलब जस्ट रिट्रेसमेंट को टच करेगा एंड वहीं से एकदम से रिवर्स कर जाएगा। तो अब मेरे लिए बेसिकली क्या है, ठीक है, देखो इतना चार्ट एनालिसिस करने का या इतनी सारी चीज़ें समझने का ना मोटिव ये नहीं होता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मोटिव ये होता है कि आपको एक कंक्लूजन पता चले कि मेरे को करना क्या है। सो मेरे लिए इस पर्टिकुलर दोनों चार्ट में क्या काम बन रहा है कि अगर मेरे को निफ्टी अराउंड 24,300 24,400 के आसपास आकर संभलती दिखती है और बैंक निफ्टी भी उस समय इन्हीं लेवल्स के आसपास होती है, लाइक या तो 38% की रिट्रेसमेंट या फिर 50% की रिट्रेसमेंट, और वहाँ पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन बनता है आवरली टाइम फ्रेम पे या फिर डेली क्लोजिंग अच्छी होती है, तो मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क लेकर चलूँगा, मतलब अपना हेजिस करके अपना ट्रेड बनाऊँगा और उसको फिर आराम से देखूँगा। ठीक है, ऑब्वियसली हेजिस करके ही चलते हैं, हेजिंग करके हम चलेंगे, बिना हेज के हम कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, स्पेशली मैं नहीं करता हूँ, तो वो चीज़ मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं इन दोनों एरियाज़ को ध्यान रखूँगा, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। इससे ज़्यादा फिलहाल की डेट में एनालिसिस करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बाकी बेरिश मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मैं फिलहाल नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहते हो कि मैं लॉन्ग टर्म का एनालिसिस करूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो उसमें मैं आपको सारे रीजंस डिटेल में बताऊंगा कि अभी आज की डेट में मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा बेरिश क्यों नहीं। ठीक है, देखो 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे की करेक्शन हो सकती है, उतना मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ से 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट का कोई क्रैश आ जाएगा निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट का क्रैश आ जाएगा, वो अभी मैं नहीं मान के चल रहा हूँ। अभी के मेरा फिलहाल के लिए व्यू ऊपर का है, मार्केट में भी और बाकी चीज़ों में भी। ठीक है, सो अभी एक बार ग्लोबल इंडाइसेस देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि उनका हमें अभी डीप एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग टर्म वाली वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें हर चीज़ का एक बार डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में जाकर समझेंगे कि हम अगर पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को देखते हैं तो अभी वो किस सिचुएशन में खड़ी है और आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस से। बट अभी के लिए एक बार जल्दी से डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में यही है जिन्होंने थोड़ा सा लोगों को डराया है और लास्ट जाते जाते फ्राइडे में काफ़ी पैनिक बना है लोगों में कि पता नहीं क्या हो गया। हालांकि अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स उस दिन सिर्फ 1.5% नीचे बंद हुआ है, और अगर अपने हाई से देखते हो, लाइक इस रिसेंट हाई से भी अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इस वाले हाई से भी, तो आज की डेट में भी सिर्फ 4% नीचे है डाउ जोन्स। लेकिन जो डर है
वो लोगों का इतने एक्सट्रीम पे जा चुका है कि लोगों को लग रहा है सब बर्बाद हो गया। और अगर मैं इसको सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे भी अगर आपको दिखाऊं, मूविंग एवरेजेस अभी के लिए हटा देते हैं, तो अगर आप देखोगे तो सिंपल एक ब्रेकआउट और उसका रीटेस्ट है, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। डाउ जोन्स के चार्ट में अगर आप देखते हो तो ये एक रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेकआउट हुई, उसका रीटेस्ट हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डाउ जोन्स का चार्ट भी कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है फिलहाल के लिए। यस, बाहर बेरिशनेस है, लोगों के दिमाग में बेरिशनेस है, साइकोलॉजी बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन चार्ट अगर आप देखते हो तो चार्ट वाइज ऐसा कोई भी लग नहीं रहा है कि इसमें कोई मतलब बहुत मेजर कुछ हो गया या प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, एक बार नैस्डैक का चार्ट देखते हैं जिसने ज़्यादा लोगों को तंग करा है। नैस्डैक के चार्ट में चलता है, हालांकि जैसे मैंने बताया इनकी डिटेल डिस्कशन हम तभी करेंगे जब हम लॉन्ग टर्म वाली वीडियो बनाएंगे। आज की डेट में सिर्फ इनको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अब नैस्डैक में आप देखो क्या हुआ, जैसे मैंने निफ्टी का चार्ट आपको दिखाया था, बिल्कुल इसको चार्ट को सेम कंपेयर करो। ये एक ट्रेंड चला था अप्रैल महीने से, इसका मतलब ट्रेंड कह लो या एक अपमूव गया था, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट हो रही है। अब वो रिट्रेसमेंट कितनी हो गई एक बार वो चेक करना है। बस हुआ क्या है कि वो रिट्रेसमेंट थोड़ी फास्ट हुई है, इसलिए लोग डर गए हैं। देखो कल के दिन जो है एग्जैक्ट 61% की रिट्रेसमेंट करके गया है, जो कि हमने निफ्टी में बात करी है। अब लाइक 38%, 50% सारी रिट्रेसमेंट हमने देखी है, और हमने बात करी है कि निफ्टी अगर बड़े वाले ट्रेंड की 38 की कर लेती है ना, तो बहुत बड़ी बात हो, और मुझे लगता नहीं कि वो होगी। रीज़न क्या है कि निफ्टी अलग स्ट्रक्चर में है और नैस्डैक अलग स्ट्रक्चर में है, इसीलिए इसने अपने 61% की रिट्रेसमेंट करी है। वो स्ट्रक्चर कौन से है वो हम उस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप देखो तो बिल्कुल नॉर्मल चार्ट है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत वाला नहीं है। एक बार मूविंग एवरेजेस भी लगा कर देख लेते हैं कि किस मूविंग एवरेज के पास अभी ये खड़ा हुआ है। सो अभी के कल की जो क्लोजिंग है वो 100 की एवरेज से नीचे आई है, तो हो सकता है अगले 1-2 दिन में ये इस एवरेज को दोबारा रिक्लेम कर लें, तो ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, कल के दिन आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटिलिटी हुई है, और बंद भी हालांकि नीचे हुआ है, अराउंड 2.5% के आसपास नीचे बंद हुआ है, लेकिन ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें भी कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है चार्ट में। अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत इसमें होगी तो आपको बताता हूँ क्या हो सकती है। वो ये हो सकती है कि ये इस बड़े वाले ट्रेंड की एक बार अपनी 38% के आसपास की रिट्रेसमेंट करने आ जाए, जो कि अराउंड आ रही है 16,300 के आसपास, मतलब यहाँ से भी अराउंड 300-400 पॉइंट नीचे है। ठीक है, बट बात क्या है, हमें इसमें ट्रेड तो करना नहीं है, सो हमें उस 300-400 पॉइंट से ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप समझ के चलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मार्केट हमारी जो है उसने ऑलरेडी डिस्काउंट करी हुई है। ठीक है, कोई रीज़न है, आप देखो अगर नैस्डैक का इंडेक्स आज 10% नीचे है अपने रीसेंट हाई से, तो मैं आपको एक बार निफ्टी आईटी दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट रिलेशन निफ्टी आईटी के साथ है ना। मतलब नैस्डैक को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो इंडिया में तो निफ्टी ही है, क्योंकि वहाँ पे नैस्डैक में आईटी के स्टॉक्स हैं और हमारे निफ्टी आईटी में जो है वो आईटी के स्टॉक्स हैं। आप देखो हमारा जो इंडेक्स है वो हाई से अराउंड 4.25% नीचे है सिर्फ, जबकि नैस्डैक 10% नीचे है। तो हमारी मार्केट ने कहना कि ऑलरेडी डिस्काउंट की हुई है चीज़ें। ठीक है, और हमारी मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट जितना करना चाहती है वो कर चुकी है। सो इसलिए ज़्यादा हमें कोई टेंशन नहीं होगी। हमें क्या टेंशन हो सकती है, अगर नैस्डैक उधर गिरता है, मतलब वो जो हमने बात करी 300-400 पॉइंट का फॉल आता है, तो उस केस में हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 20 की एवरेज को टेस्ट कर लेगा, जो कि वही यहाँ से अराउंड 300-400 पॉइंट नीचे आ रही, मतलब हार्डली 1-आधा% नीचे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक बार वीकली चार्ट अगर मैं आपको निफ्टी आईटी का दिखाऊँ तो वीकली चार्ट खराब बन रहा है, मतलब ऑब्वियसली आप देखो कैंडल कोई अच्छी नहीं बनी है, इसको आप डार्क क्लाउड कवर का नाम भी दे सकते हो, और बिल्कुल एक बेरिश कैंडल है। लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से इस कैंडल की कंफर्मेशन आगे नहीं आई। कंफर्मेशन का मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल आईटी इंडेक्स में मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक डोजी बन सकती है या फिर थोड़ी बहुत छोटी मोटी रेड कैंडल बन सकती है। तो इसको अगले हफ्ते आकर ट्रैक करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार मैं आपको ये दिखाता हूँ डॉलर इंडेक्स। ये देखो, ये पिछले हफ्ते अराउंड 1% का फॉल इसने दिखाया है, और जैसे हम इसकी बहुत टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर कोई खास अच्छा नहीं है, काफ़ी नेगेटिव स्ट्रक्चर इसके बने हुए हैं, और ये अपनी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वाली करेक्शन में चल रहा है, और इसको नीचे इन लोस को भी ब्रेक करना है। अराउंड जो इसके 99.5, 99.45 के आसपास लोस बने हुए हैं ना, आने वाले टाइम में इसको ब्रेक करना है। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स अच्छे पेस में है। ठीक है, अभी एक बार के लिए बॉन्ड यील्ड्स देखते हैं और कमोडिटीज़ देखते हैं। सो सबसे पहले इंटरनेशनल गोल्ड देखते हैं। तो इंटरनेशनल गोल्ड की अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो काफ़ी अच्छी खासी कैंडल बनी है, अराउंड 2.25-2.5% की तेजी थी इस पूरे हफ्ते में। अगर मैं इस चार्ट को एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देखोगे कि अराउंड जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग आई है वीकली बेसिस पे, और यहाँ पे पैटर्न जो बना है वो आप देखो, ये बना है, ये अराउंड जो अभी हमने देखा सिंपल सा पैटर्न, जो कि डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं आपने देखा है कि एक रेजिस्टेंस थी, वो ब्रेकआउट हुई, उसका रीटेस्ट हुआ, एंड देन वहाँ से ऊपर। अब इस चार्ट को मैं करता हूँ दोबारा कैंडल चार्ट। ये देखो,
अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। देखो बहुत ही प्लेन सिंपल सा पैटर्न बना है इसमें, और कोई इतनी डरने वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। इंटरनेशनल गोल्ड, हमारे इंडियन डोमेस्टिक गोल्ड में जो चीज़ हुई है उसका कारण आप जानते हो कि क्यों हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट अभी भी अच्छा है और ये पूरे का पूरा एक करेक्टिव फेज में चल रहा है, जिसका मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट या जो मूवमेंट है वो उसके बाद ऊपर की साइड की ही आनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड पीछे से एक बहुत बड़े अप ट्रेंड में जा चुका है और उसका एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट है वो हो चुका है इन लेवल्स के आसपास, अराउंड $2000 के आसपास। ये देखो ये वाला जो ब्रेकआउट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वहाँ पे भी सेम ऐसा पैटर्न बना था। ये देखो एक रेजिस्टेंस थी, उसका ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन ऊपर। तो ये जो गोल्ड है इंटरनेशनल वो बहुत बड़ी एक तेजी में है और उसका इफेक्ट हमें ऑब्वियसली अपने इंडियन गोल्ड पे भी दिखेगा। तो गोल्ड में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग सोच सकते हो कि अगर गोल्ड में तेजी है तो फिर मतलब इंडियन इक्विटीज़ या फिर बाकी जो ग्लोबल इक्विटीज़ है उसमें तो खराबी आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे मैंने बताया, जो लॉन्ग टर्म वाली वीडियो में बनाऊंगा ना, उसमें सारे मिथ्स या सारी चीज़ों को डिकोड करेंगे कि क्या सच में ये मतलब सच है भी या नहीं, और पीछे जाकर बैक टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, हिस्ट्री भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें कई बार चेंज हो जाती है। ठीक है, अब एक बार हम जो है वो इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट भी देख लेते हैं, उससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी हमें। ये देखो इंटरनेशनल सिल्वर का चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, ये ब्रेकआउट जोन था इसका और अभी उसी जोन को जो है वो रिटेस्ट कर रहा है इस जगह। तो इसका सिल्वर का चार्ट भी मेरे हिसाब से कोई ख़राब नहीं है। डेली टाइम फ्रेम एक बार दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में वही बात है कि अभी एक साइडवेज जोन में है, लेकिन इन सब के गोल्ड का सिल्वर का ब्रेकआउट मेरे हिसाब से ऊपर की साइड पे ही होना चाहिए। एक बार बॉन्ड यील्ड में आपको दिखा देता हूँ अब यूएस की 10 ईयर, जो कि हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम में भी डिस्कस करी थी, और जिसने लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है जाकर देखना एक बार। इस जगह पे उस दिन ये खड़ी हुई थी अराउंड 4.23 के आसपास, और उस दिन चार्ट एनालिसिस हमने करा था। सिर्फ यही बात हुई थी कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी नीचे की कैंडल्स बनने वाली हैं, और आप देखो क्या हुआ इसका। अगले 4 दिन के अंदर अंदर पूरी नीचे की साइड पे तोड़ चुकी है। और सबसे पहला लेवल जो हमने बात करी थी वो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात करी थी 100 की एवरेज, वो आ चुकी है। एक बार मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखो लास्ट वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो 100 की एवरेज से थोड़ी नीचे ही हुई। ठीक है, इवेंचुअली इसका टारगेट है वो मेरे हिसाब से कम 3.57 है, और उसके बाद इसको और भी नीचे जाना है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए अच्छा साइन है मेरे हिसाब से कि जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है ये गिर रही है। हालांकि कुछ फ्रंट्स पे ये थोड़ा नेगेटिव भी है, वो कौन से फ्रंट्स हैं कौन से नहीं उनकी बात हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अगर आप अप फ्रंट देखते हो तो बॉन्ड यील्ड गिरना कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन नहीं है यूएस के लिए भी और हमारे लिए। ठीक है, मतलब मोर ओवर अच्छा ही साइन होगा, लेकिन कुछ फ्रंट्स ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ी सी दिक्कत करे। ठीक है, बट अभी के लिए हर चीज़ कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम पेस पे चल रही है, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। बस जो लास्ट वीक कुछ एक दो एसेट क्लासेस में या कुछ एक दो चीज़ों में जो एक पैनिक बना है, उसका रीज़न देखो वही बात है कि कई बार मार्केट जानबूझ के करती है, क्योंकि जब तक डर नहीं आएगा लोगों में, जब तक कोई खबर नहीं आएगी, तब तक लोग अपना माल छोड़ेंगे नहीं, तब तक लोग अपना पोर्टफोलियो बेचेंगे नहीं। और मार्केट चाहती है कि लोग डरें और डर के कारण लोग अपना पोर्टफोलियो बेचें। तो सिंपल मेरे हिसाब से वही चीज़ हुई है, इसको ज़्यादा दिन पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। सो बेसिकली जो हवाएं चल रही थी ना कि मतलब यूएस की मार्केट या फिर बाकी जो सारी ग्लोबल मार्केट्स हैं वो गिरी है इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। मतलब इकोनॉमिक रिसेशन का डर दोबारा आने लग पड़ा है कि शायद रिसेशन दोबारा आ जाएगा, या फिर जो यूएस में अभी नहीं आया था इतने टाइम से वो आ जाएगा। तो अगर रिसेशन का डर या फिर जो रिसेशन की खबरें हैं वो सच में कुछ दम वाली होती और मार्केट को सच में उसकी फिक्र होती ना, तो बिटकॉइन आज यहाँ पे ना खड़ा होता। रीज़न क्या है कि ये सबसे रिस्कीस्ट एसेट क्लास है। मतलब बिटकॉइन सबसे रिस्की एसेट क्लास है पूरी दुनिया में। जो भी सबसे मतलब हॉट मनी या सबसे रिस्क वाला पैसा होता है ना वो यहाँ पे है, बिटकॉइन, इथेरियम या सारी क्रिप्टो करेंसीज में। तो अगर सच में रिसेशन आने वाला है तो सबसे पहले जो हॉट मनी या फिर जो बड़ा पैसा है, जो रिस्की पैसा मतलब यहाँ पे लगा हुआ है, वो एग्जिट होगा, ना कि इंडियन इक्विटीज़ में या फिर यूएस इक्विटीज़ में साइन ऑफ आए। तो ये सबसे मतलब कह लो कि अजीब चीज़ है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी वैसा कुछ नहीं होने वाला है। बिटकॉइन ने क्या किया देखो, थोड़ा बहुत गिरा ऑब्वियसली, ऊपर से अराउंड $70,000 का हाई लगाया था, अभी $60,000 आ चुका है, तो अराउंड 15% से गिर चुका है। लेकिन 15% आपको पता है इसका बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर ये सच में रिसेशन की खबरों में कुछ दम होता ना तो ये कम से कम 30% नीचे खड़ा होता। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ पे खड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे 200 की एवरेज। तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इतने टाइम से। लाइक यहाँ से इसकी करेक्शन शुरू हो रखी है मार्च महीने से, और आज हम आ गए हैं अगस्त में। ठीक है, अराउंड 5 महीने बीत चुके हैं। 5 महीने में इससे अपने 200 की एवरेज ब्रेक नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, तो क्या ही नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर वो रिसेशन की खबरें या फिर ग्लोबल साइन ऑफ सच में कुछ दम वाला होता ना,
तो बिटकॉइन यहाँ पे नहीं होता। जो उस दिन आपको फॉल दिखाए ना यूएस की मार्केट्स में या बाकी हर जगह, वो सिर्फ एक एक्सेस पैनिक, मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बाकी अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में मैं यही सोच रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये सब जो एसेट क्लासेस हैं एक बार ऊपर जाने के लिए तैयार हैं और मैं अभी के लिए वही सोच रहा हूँ। छोटी मोटी देखो इंट्राडे की वोलेटिलिटी, 1-2 हफ्ते की वोलेटिलिटी वो हो सकती है, वो मैं डिनाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उतना छोटा काम करता नहीं हूँ। मैं एक दिन का 2-2 दिन का एनालिसिस नहीं करता हूँ। मैं हमेशा आने वाली कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए देखता हूँ। उसमें मेरे को अभी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई भी खराबी नहीं लग रही है। बाकी आने वाले हफ्तों में इसको ट्रैक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में कुछ बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है। सो ये हो गई हमारी सारी चार्ट्स की बात। हालांकि काफ़ी डिटेल में आज हमने डिस्कशन करी है। आने वाली जो वीडियोस होंगी, आने वाले जो मार्केट अपडेट्स होंगी हर वीक टू वीक, उसमें इतना डिटेल में हम हर चार्ट को नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हम एक बैकड्रॉप सेट कर रहे थे। मैं अपना एक व्यू शेयर कर रहा था आपके साथ हर चार्ट का, बट आगे हफ्ते में जब हम आएंगे तो ऊपर ऊपर से साथ साथ में देखा करेंगे और जो भी चीज़ आपको सिखाने वाली होगी, जो भी पैटर्न बन रहा होगा या जो भी साइकोलॉजी होगी आसपास, सिर्फ उसकी बात क्या करेंगे। उसके अलावा इंक्लूड करेंगे साथ में न्यूज़ वाला सेक्शन। जो भी मेरे को न्यूज़ लगेगी कि मैं आपको दिखा सकता हूँ जो कि आपके लिए रेलेवेंट है, वो दिखाया करूँगा। उसके अलावा सेगमेंट होगा थोड़ा सा डाटा वाला, कि क्या अभी करंट डाटा चल रहा है मार्केट में या क्या आपको देखना चाहिए। उसमें ज़रूरी नहीं कि हम FIIs के डाटा को या DIIs के डाटा को या फिर ऑप्शन चेन के डाटा को देखें। जो भी रेलेवेंट डाटा मेरे को दिखेगा, क्योंकि मैं भी वही चीज़ें देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन FIIs के नंबर पढ़ता रहता हूँ या फिर ऑप्शन चेन देखता रहता हूँ। जो डाटा मेरे को सपोर्टिंग लगता है, जो मेरे को सही लगता है, रेलेवेंट लगता है अपनी स्टडी के लिए, मैं सिर्फ उसको देखता हूँ और उससे समझने की कोशिश करता हूँ। बाकी ज़्यादा डीप एनालिसिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल जिस चीज़ को ट्रेड करने वाले हो उसका चार्ट देखो, जैसा भी वो लग रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियो आपको अच्छी लगी है। जो लोग भी लाइव सेशंस नहीं देख पाते हैं उनके लिए मैंने थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करी है, एंड ऑब्वियसली एक आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला करेंगी ये हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस से। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए, लाइक करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आने वाले समय में आप किन किन चीज़ों का एनालिसिस देखना चाहते हो। प्लीज़ स्टॉक स्पेसिफिक मत बात करिएगा कि इस स्टॉक को देखा करो या इसको। ब्रॉडर इंडाइसिस, ब्रॉडर मार्केट या और कोई ऐसी कमोडिटी या वैसी चीज़ों की अगर आप बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हो। स्टॉक्स हम कम देखा करेंगे, सेक्टर्स जरूर से देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज हमारे पास थोड़ा कम था समय, तो इसलिए हमने सिर्फ इतना ही देखा है। तो जरूर से मेरे को कमेंट्स में बताओ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।